नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर शुरू किए हैं, मेंसुरेशन 3D, जिसके 17 सवाल मैं आपको पिछली कक्षा में करा चुका हूं। अब मैं बात करूंगा इससे आगे के सवालों की। आप बस कृपया मेरा साथ दीजिए, समझिए, जहां भी दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए तो लिखा है कि दो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है वो 4:9 है। तो देखो सिंपल सी बात है, संपूर्ण पृष्ठ को अंग्रेजी शब्द में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। अगर दो गोले हैं जिनके संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो दिया गया है 4:9, तो दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो हो गया अपने पास 4:9। आगे समझना कि अगर संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो दिया गया है तो गोले की त्रिज्या या व्यास का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बात करेंगे। अगर त्रिज्या या व्यास का रेशियो निकाल लेंगे तो उसी आधार पर हम निकाल सकते हैं यहां से इसके आयतन का रेशियो। महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इस बात को अगर अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सीधी ये बात सोचो कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर वर्गमूल कर दो, और मैं भी आपकी बात पर सहमत हो जाऊंगा। तो 4 का वर्गमूल बताओ 2 और 9 का वर्गमूल बताओ 3। फिर मैं आपसे पूछूंगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब बनेगा 2 की पावर 3 यानी 8 और 3 की पावर 3 यानी 27। तो इस प्रकार से मेरा और आपके सवाल का जवाब 8:27 आ जाएगा। इससे यहाँ वर्गमूल और यहाँ से यहाँ घन कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। अगर अनुपात में आंसर पूछा है तो कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का रेशियो बताइए। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया रेशियो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया। आराम से मेरी बात को समझो। किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया 2πr ब्रैकेट में h+r। ये हमने फॉर्मूला सेशन में पढ़ लिया है ना। और वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो किसी भी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 2πr से 2πr तो कट जाएगा। अब रह गया यहाँ h+r। h कितनी है 20, r कितनी है 80। ऊंचाई कितनी है 20 और त्रिज्या कितनी है 80। ठीक है ना। तो h+r दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। रेशियो h कितनी है 20 है। तो इस आधार पर मेरा और आपके जवाब यहां से 5:1 आ जाएगा। बेसिक सा सवाल है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं, अभी कोई लॉजिकल सवाल, कठिन सवाल, सोचने जैसा सवाल आएगा ही नहीं। वो तो 30-35 सवालों के बाद आता है ना। देखिए आगे अगले सवाल पर आते हैं। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो जलाशय की गहराई कितनी है। देखो सिंपल सी एक बात समझ लो। अगर आपको 1 घन मीटर आयतन दिया जाए तो उस 1 घन मीटर आयतन में हमेशा 1000 लीटर पानी आता है। मतलब आप अपने घर पे एक मिस्त्री बुलाओ और उस मिस्त्री से कहो कि ऐसा कर भैया 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी एक टंकी बना दे। वो कहेगा साहब क्या करोगे कि उसमें 1000 लीटर पानी भरेंगे। वो कहेगा 1000 कैसे आ जाएगा। तो बता देना कि राहुल सर ने बताया था 1000 लीटर पानी आता है। कितने में 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी में। या बीमाएं अलग अलग हो सकती, आयतन 1 घन मीटर हो तो 1 घन मीटर आयतन में 1000 लीटर पानी आता है। तो पानी से क्या निकाल सकते हैं, आयतन। जब आयतन से पानी निकाल सकते हैं तो पानी से आयतन निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो जलाशय कैसा है, आयताकार। आयताकार मतलब घन के आकार का, और घन का आयतन क्या होता है बताओ। तो यहां से हम समझ जाएंगे कि जो आयताकार जलाशय है, जो आयताकार जलाशय है जिसे हम अपनी भाषा में घन कहेंगे,
तो आयताकार जलाशय, जिसे हम अपनी भाषा में घन कहेंगे, इसका आयतन होगा लंबाई 6, चौड़ाई 3.5, ऊंचाई पता नहीं। क्लियर। और यहां से आयतन क्या होगा कि 1000 लीटर में कितना पानी, 1000 लीटर पानी कितने आयतन में आता है, 1 घन मीटर में। तो 42000 लीटर पानी कितने में आएगा, 42 घन मीटर में, बट्टे उधर देखो सीधा सीधा H बचेगा। इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो हो जाएगा 21.0 यानी 21। तो यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो सीधी सरल बात जो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात क्रमशः 6:5:4 है और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए। तो देखो मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है। तो एक घनाभ की लंबाई, अगर हमें रेशियो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि लंबाई मान लो आप 6x या 6r या 6 यूनिट, जो भी आप कहना चाहें, है ना। तो लंबाई तो हो गई आपकी 6 यूनिट या 6x, चौड़ाई हो गई 5 यूनिट या 5x, ऐसे ही ऊंचाई हो गई आपकी 4 यूनिट या 4x। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं भैया, यहां से नीचे जा भी नहीं सकता, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, कहीं दिक्कत हो बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये सब बराबर है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा कुछ किसके बराबर है, 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 6 पंजे 30x स्क्वायर, 5 चौके 20x स्क्वायर और 4 छिक्के 24x स्क्वायर। तो 30 और 20 50, 50 और 24 74 गुणा 2, ये हो जाएगा 148x स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा 33,300। आराम से मेरी बात को समझना है। तो x बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 33,300 बट्टे 148। आराम से मेरी बात समझना भैया, ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कटेगा भी, कितने से कटेगा वो नहीं पता, कोई बात नहीं। 4 से ये कट जाएगा 37 बार, 4 से ये 4 8 बार, 4 8 32, 1 बचा 13, 3 बार कट गया, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो जाएगा 37 दूनी 74, 74 तो 9 बच गए 92, फिर 37 दूनी 74 तो 18 बच गए, 37 पंजे 185, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 15। तो x बराबर 15 आ गया। इससे स्पष्ट हुआ कि इसकी लंबाई जो है कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई इसकी 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई इसकी 60 सेंटीमीटर। तो मुझे और आपको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। यहां लिख दे रहा हूं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, इसीलिए ना तो मैं ऑफलाइन क्लास में इतनी नहीं करता, क्योंकि वहां बच्चे सामने बैठे होते हैं तो इतना करके छोड़ देता हूं कि आगे आप कर लेना, लेकिन अभी तो पूरा बता दे रहा हूं, ठीक है। तो लंबाई हो गई 90, चौड़ाई हो गई 75 और ऊंचाई हो गई 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 00 का 00, 75 गुणा 6, तो 75 गुणा 6 आपके हो जाएंगे 6 सत्ते 42, 6 पंजे 450, 450 में फिर 9 से डिवाइड, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40। तो हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है, 4,05,000 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बेसिक कैलकुलेशन मैंने पूरा लिख दिया, इसलिए कहीं शॉर्ट नहीं किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे कि एक लोहे की छड़ है, 9 मीटर लंबी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची। यदि छड़ के 1 घन मीटर का भार 50 किलोग्राम है तो लोहे की छड़ का भार क्या है। देखो छड़ के 1 घन मीटर का भार कितना दिया है, 50 किलोग्राम। 1 घन मीटर, 1 मीटर क्यूब, याद है ना, मीटर क्यूब में हमेशा क्या होगा, आयतन। 1 घन मीटर का वजन कितना है, 50 किलोग्राम। अब समझो, तो जो छड़ है तुम्हारे पास वो कितनी है, 9 मीटर लंबी गुणा 40 सेंटीमीटर चौड़ी
गुणा 20 सेंटीमीटर ऊंची। आप बोलेंगे सर गुणा क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया आयतन दिया है तो मैं आयतन निकालना होगा, है ना, आयतन ही तो है, तो आयतन निकालना होगा। और आयतन कैसे निकालते हो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो सिंपल बात समझनी, किसी खोखली आकृति के आयतन का मतलब है उसमें भरे हुए द्रव की मात्रा या गैस की मात्रा, लेकिन किसी ठोस वस्तु के आयतन का मतलब है उसमें बनने वाले पदार्थ, उससे जिससे बना उस धातु की मात्रा। क्लियर है, तो सीधी बात ये। अब समझो, तो 1 घन मीटर का वजन 50 किलोग्राम है, इतने घन मीटर का वजन क्या होगा, तो ये जो होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, एक ये मीटर है, यहां भी मीटर है, लेकिन ये दोनों सेंटीमीटर में। तो 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। और यहाँ नीचे वाली लाइन में भाग देने का मतलब ऊपर वाली लाइन में गुणा करना। तो ये सीधी सीधी बात यहां से ऐसे करके, ठीक है। ये गुणा क्यों किया, इनमें भाग दिया, इसके अपोन में आएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां से देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 50 से आपका ये कैंसिल हो गया 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो W बराबर 9 गुणा 4 36 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसके जो वजन है इस छड़ का वो कितना आ जाएगा, 36 किलोग्राम आ जाएगा। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले आयतन बाद में आयतन, आगे केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, देखो एक ईंट 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 6.5 सेंटीमीटर। देखो किसी भी ईंट के आयतन का मतलब है ईंट द्वारा घेरी गई जगह। तो एक ईंट अगर घर में लगाएंगे तो इतना आयतन चाहिए, है ना, इतनी जगह वो घेर लेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। अगर आपको दीवार लगानी है 4 मीटर, तो सबसे पहले तो विमाएं समान कर लो, 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर तो 300 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। जो आपको पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितनी ईंटें होंगी हमें नहीं पता, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लिया, देखो आराम से। तो सीधा सवाल हुआ 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर विमाएं घेरेगी एक ईंट, तो इतनी विमाएं घेरेंगी कितनी ईंट। तो ये हमारा सवाल सीधा सीधा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी सीखा था, ठीक है। देखो आराम से, तो ये हो जाएगा अपने पास 13 से ये कट जाएगा आपका 0.5 टाइम, 13 से ये हमारा कट जाएगा 0.5 टाइम, ठीक है। और देखो 20 से ये कट गया आपका 20 बार, ठीक। 12 से ये कट गया आपका 12 दूनी 24 25 बार, और 0.5 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 50 बार। तो 50 गुणा 20 रह गया, अर्थात ईंटों की संख्या कितनी हो गई, 1000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्वेश्चन मार्क ईंट बराबर 1000, तो कितनी ईंटें लगेंगी, 1000 ईंट लगेंगी। क्लियर है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं मेरी नकल करो, मैं तो सिर्फ निकाल के दिखा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 22 गुणा 8 सेंटीमीटर साइज के एक आयताकार कागज को 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में पूर्णतः मोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा। देखो क्या है, एक आयताकार कागज है, ठीक है। इस कागज की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब इस कागज को हमने क्या किया कि एक बेलन में चेंज कर दिया, इस कागज को हमने क्या किया कि एक बेलन में चेंज कर दिया, मोड़ दिया। अब देखो इसी को तो ऐसे घुमा के मोड़ेंगे, ध्यान दो, इसको तो ऐसे घुमा के मोड़ेंगे, तो जब ऐसे घुमा के मोड़ेंगे तो ये तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन ये जो 22 सेंटीमीटर है, ये जो 22 सेंटीमीटर है वो किसका काम करेगी बताओ। ये जो लंबाई है इसकी 22 सेंटीमीटर, लंबाई घूम जाएगी, घूम जाएगी, तो यहाँ पे ये किसका काम करेगी, परिधि का। वेरी गुड। तो यहां से हमें पता चलेगा कि जो आयत की लंबाई है बराबर वो है वेलन की परिधि का काम करेगी, है ना।
और आयत की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी बताओ, याद है पीछे वाली बात। अगर ये किसी भी बेलन की परिधि, ये सरकमफेरेंस हो गई ना, तो अगर किसी बेलन की सरकमफेरेंस 22 है तो उस बेलन की रेडियस बताओ, तो कितनी हो जाएगी 7/2। आप बोलेंगे कहां से, याद करो पीछे जो सिखाया है लिखाया है कि अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 होती है। परिधि 44 का आधा है, इसलिए त्रिज्या 7 का आधा, या फिर आप यहाँ 2πr बराबर 22 रख के भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं क्यों निकालू, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो, है ना। ये 44 तो ये 7, ये 44 का आधा है तो ये 7 का आधा। ये डाटा मैच नहीं करता तो 2πr से कर लेते। क्लियर है। आगे बेलन का आयतन, तो हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो किसी भी बेलन का आयतन होता है πr²h। और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि होती है 44, क्षेत्रफल होता है 154। त्रिज्या 7 का आधा है, इसलिए क्षेत्रफल हो गया 154 का चौथाई। क्षेत्रफल क्या हो गया 154 का चौथाई। और h बराबर कितना है 8। आप चाहें तो r की वैल्यू यहां रख के सॉल्व कर, आपके ऊपर है। तो मेरा आंसर यहां से आ गया 308 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे लिए सवाल बड़ा आसान है। कैसे, ये 22 है, 7/2 वो 8 हो गया, तो सीधा सीधा 7/2 के हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 154/4 और गुणा 8। बस मेरे लिए मामूली सी बात है, मौखिक कर लूंगा। आप भी करोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार तंबू जिसकी तिरछी ऊंचाई 13 फीट है तथा ऊंचाई √120 फीट है को ढकने के लिए कितने फीट कैनवास की आवश्यकता होगी। देखो एक शंक्वाकार शंकु है, तंबू है, सॉरी, एक शंक्वाकार तंबू है इस तरह से। अब इसकी ये जो तिरछी ऊंचाई है वो 13 फीट है और ये जो ऊंचाई है वो √120 फीट है। तो रेडियस निकाल लेंगे। कैसे, पता ही आपको, 13 का वर्ग बराबर √120 का वर्ग प्लस r²। तो 13 का वर्ग 169, √120 का वर्ग 120, इधर लाओगे तो 169 में से 120 घटाओगे 49, r² बराबर अगर 49 है तो r बराबर कितना आ गया। तो यहां से हमें पता चला कि r बराबर आ गया 7 फीट, क्योंकि सारा डाटा फीट में दिया है, ये भी फीट। अब लिखा है कितने फीट कैनवास की आवश्यकता होगी। तो अगर किसी शंकु को ढकने के लिए कैनवास यानी तिरपाल लगेगी, ठीक है, तो आवश्यक कैनवास, जब जब इस तरह के सवाल में आपको मिले कि आवश्यक कैनवास की जरूरत है, तो आवश्यक कैनवास को ही हम मैथमेटिकली कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और किसी भी शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πrl। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7 और l की वैल्यू क्या है 13। 7 से 7 कट गया तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28। तुम्हारा जवाब आ गया 286 वर्ग फीट। क्लियर है मेरी बात। चलिए बढ़िया, दोबारा देख लो, ये दिया था ये दिया था, रेडियस निकाल लिए, पाइथागोरस लगा के रेडियस निकली 7। बस कैनवास निकालना तो πrl लगा दो, बस इतना है। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पे आ जाओ। लिखा है कि 15 मीटर गुणा 12 मीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी जबकि दीवार का 2/3 भाग पहले से बना है। देखो फिर वही सवाल है, दोबारा देखो। तो हमें पता चला कि 24 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक ईंट चाहिए। ठीक है, अगर 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर, 12 मीटर यानी 1200 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का, आराम से समझना, 2/3 भाग पहले से ही बना हुआ है। अगर 2/3 भाग पहले से ही बना हुआ है तो दीवार का केवल 1/3 भाग बनाना है। 1/3, 2/3 बना हुआ है तो 1/3, 2/7 बना होता तो 5/7, 2/11 बना होता तो 9/11। क्लियर है। इसमें से ये घटा दो, बस 3 में से 2 घटाओ 1/3।
अभी देखो ये दीवार का आयतन है, इसमें कितनी ईंटें लगेंगी पता नहीं। ये ईंट का आयतन है, कितनी का? एक ईंट का। दो का होता तो दो ईंट लिख लेते वहां, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे पता ही आपको, देखो 24 गुणा 25 600, 600 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, और इससे ये कट गया, ठीक। 3 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 500 बार। तो 500 गुणा 2 बराबर बताओ कितनी ईंटें लगेंगी इस दीवार में भी? 1000 ईंटें लगेंगी। तो हमारा जवाब आ गया 1000 ईंटें लगेंगी इस दीवार में। क्लियर है? ईंट का आयतन दिया था, दीवार का आयतन दिया था, बस दीवार के आयतन का 1/3 लेना है, पूरा नहीं लेना है। अगर आप पूरी निकाल लोगे तो 3000 ईंटें लगेंगी। फिर सोचो टोटल लगनी है 3000, जिसमें से 2/3 लगा चुके हो, 2000 लगा चुके हो, तो बची कितनी? 1000। इसलिए उतना मत सोचो, यही लगा दो सीधा सीधा 1/3। क्लियर मेरी बात? कोई कंफ्यूज? थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बेसिक सवाल है, आप समझ रहे होंगे। कहीं दिक्कत है मुझे बताना, ठीक है। अगली क्लास में उनको डिस्कस कर लूंगा, जो सवाल आप बोलेंगे उनको दोबारा, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे आराम से। चलो आगे देखो, देखो बर्फ के 3 घन जिनकी कोर क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, पिघला दिए जाते हैं और एक बड़े घन में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई भी पानी की छत नहीं होती है, तो नए घन की भुजा बताओ। देखो जब जब, सिंपल बात ध्यान में रखना, एक आकृति पिघलाकर दूसरी बनाओगे, फिर वो चाहे कोई भी आकृति हो, जैसे घन को पिघला के बेलन बनाओ या बेलन पिघला के शंकु बनाओ, उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे 3 छोटे छोटे घन है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर बड़े घन की भुजा मान ली मैंने r का क्यूब। तीनों छोटे घनों के आयतन का योग बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों छोटे घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन। 27, 125 और 64, तो 125 और 4 29, 189 और 27, 189 और 27 216 बराबर क्या है? r क्यूब। तो r क्यूब 216 का क्या करना होगा? घनमूल। तो हमें बड़े घन की भुजा मिल जाएगी कितनी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। पानी की कोई क्षति नहीं होती, मतलब पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ है। मान लो भी जैसे कह देता है कि 10% पानी की क्षति हो रही है, तो हम 216 का 90% लगा देते। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता सामान्य परीक्षा में, लेकिन मान लो बोल दे तो कर लेना, दिक्कत क्या है। अब मेरी बात समझ तो पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया, आप लोग हुए तो बढ़िया। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा बताइए जो 16 घनाभों, जिसमें से प्रत्येक का आयाम, आयाम का मतलब होता है उनकी लेंथ, उनकी लेंथ, ठीक है, उनकी जो भी साइड्स हैं वो 12 और 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर बनाएगा। देखो एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब एक घन को बनाया गया है 16 घनाभों को पिघलाकर। एक घनाभ का आयतन होता है लंबाई 12 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, ये एक घन है। अगर एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता तो घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होता है ना। इसलिए तो मैंने लिखा है घन का आयतन यानी भुजा क्यूब। लेकिन ये एक नहीं है, कितने हैं? 16। अगर एक घनाभ का आयतन भैया 12 गुणा 12 गुणा 6 है, तो 16 का आयतन इसके आयतन का 16 गुना होगा। दोबारा समझो, एक घनाभ का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 16 का 1600 गुणा ही तो करोगे। तो वही मैंने एक घनाभ का आयतन निकाल के गुणा कर दिया। आयतन क्यों निकाला? अभी समझाया था। एक आकृति को पिघला के दूसरी बनाओ, कोई भी पिघला दो। घनाभ को पिघला के घन बनाओगे तो घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर। लेकिन यहाँ एक घनाभ नहीं है ना, कितने? 16। तो मुझे एक घनाभ का आयतन निकाल के उसमें 16 का गुणा करना होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर हमें घन की भुजा निकालनी है तो ये इधर ले जाके क्या करना होगा? क्यूब रूट, है ना। देखो अब मेरी बात सुनना, देखो 12 है, आराम से देखना, 12 गुणा 12, देखो 6 ये रहा, 2 यहां से ले लो, ये भी 12 है। अब यहां से 2 ले लिए तो 8 बचेंगे, बस हो गया काम। 12 गुणा 12 गुणा 12 का घनमूल 12 और 8 का घनमूल 2, तो घन की भुजा आ जाएगी
24 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही ना मेरी बात? बहुत बढ़िया, आराम से समझो। अगला सवाल, आर एक आयताकार टैंक है जो पानी से भरा है, इसमें पानी का आयतन, ठीक है, आवा क्या लिख दिया, ये आयतन, पानी का आयतन 6.8 घन मीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 8500 वर्ग सेंटीमीटर हो। देखो, अब किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है? किसी भी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर कितना दिया है? 6.8 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। अब एक चीज समझो, मुझे एक बात बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई ये तो होता है ना क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता? जो दिया है क्षेत्रफल दिया, दिक्कत क्या है? तो क्षेत्रफल कितना है? 8500, सुनना ध्यान से, वर्ग सेंटीमीटर मामला है, गुणा ऊंचाई बराबर 6.8 घन मीटर। अब देखो, या तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलो या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलो, क्योंकि जब आप मीटर में है तो फायदा है कि मीटर में ही बदल लो। अब सुनो, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना है तो 100 गुणा 100 का भाग देंगे। 2 बार हो गया ना, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 100 का भाग। अब 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, वो वैल्यू वैसी रहने दो, उसको भाग देंगे तो डबल बार भाग देना पड़ेगा। या 3 घात होती तो 3 बार भाग देना पड़ता, 4 घात होती तो 4 बार भाग देना पड़ता 100 का। समझ गए ना? गुणा में 100, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, 4 बार आता अगर घात यहाँ 4 होती। लेकिन पूरे आयतन में कभी 4 घात होगी? कभी नहीं होगी, तो जरूरत ही नहीं है। सीधी बात, देखो सीधी बात है, 2 घात है, 2 बार गुणा करोगे, ठीक है, ये खत्म। अब देखो, 5 से कट गया ये 17 बार और 5 से कट गया ये 20 बार। तो यहां से अगर ऊंचाई निकालें तो हो जाएगा 6.8 गुणा 20 बट्टे 17, 17 चौके 68, तो 0.4 का 20 के साथ गुणा करोगे 8.0 आएगा, यानी आंसर कितना हो गया? 8.0 अर्थात 8 मीटर। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए बढ़िया, अगले और आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। देखो, सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटा जाए? तो एक घन है, एक घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, एक घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से हमने क्या किया? एक शंकु काटा। तो अगर यहां से एक शंकु काटोगे तो वो कैसा शंकु होगा? देखो, यहां से अगर कोई भी शंकु काटा तो इस तरह का शंकु होगा। मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, एक घन है जिसकी भुजा लंबाई 14, चौड़ाई 14, ऊंचाई 14, उसकी सभी भुजाएं है ना घन की। अब हम बात करते हैं शंकु के बारे में। अगर 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से शंकु काटोगे तो शंकु की रेडियस, देखो अगर ये पूरी भुजा 14 है तो यहां से यहां तक की तो रेडियस होगी। अगर ये पूरी भुजा 14 है तो शंकु की रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु की हाइट कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इस बोर्ड की ऊंचाई ये है तो इसमें से ऊंचा अगर कोई भी हिस्सा काटा जाए तो हाइट तो वही रहेगी जो बोर्ड की ऊंचाई है ना। तो शंकु की हाइट कितनी है? 14। तो इस घन की हाइट कितनी है? 14। तो शंकु की हाइट 14 से ज्यादा कैसे हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ से कितनी बड़ी से बड़ी लकड़ी काट सकते हो? 14 सेंटीमीटर की। तो सिंपल हुई बात, हाइट कितनी होगी? 14। बस हो गया काम। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3, वेरी गुड, पाई, वेरी गुड, r², ओके, इंटू h, यही होता है। तो आराम से देखो, 7 से कट गया आपका 7 बार, तो हो गया 14 7 98 गुणा 22, 22 गुणा 8 176, कैरी हुआ 17, 22 गुणा 9 198 और 17 215 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 21, 3 1 3, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18, तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
इस घन से ये शंकु बनाएगा, जिसकी भुजाएं मैंने अलग से लिख ली। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने सवाल नंबर 30 तक आपको करा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा तेज पढ़ाया है ताकि कम समय में ज्यादा सवाल करा सकूं। अगर कहीं पढ़ाने में कोई त्रुटि कर दी हो मैंने तो माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए ताकि मैं आपको पूरा सिलेबस बड़े अच्छी तरह सावधानी पूर्वक पढ़ा सकूं। धन्यवाद। मिलेंगे इससे अगली कक्षा में। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और अगली परीक्षा में झंडे गाड़ के आइए, यही उम्मीद है आपसे। धन्यवाद।